आज इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर 2018 बैच का जिला सोनभद्र से मैं जैन शंकर मिश्र एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं। आज का मेरा विषय है रेखाओं का ज्ञान। इसके प्रमुख प्रशिक्षण बिंदु हैं रेखाओं का अर्थ, रेखा की परिभाषा, रेखाओं का वर्गीकरण। इसमें औपचारिक और अनौपचारिक रेखा, दो तरह की रेखाएं होती हैं। चौथा है रेखाओं का प्रभाव, पांचवा है रेखाओं का महत्व, छठवां है रेखा के प्रयोग अथवा रेखांकन, सातवां है रेखांकन के प्रकार। तो कला सृजन में रेखा अभिव्यक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम है। किसी चित्र तल पर कोई चिन्ह अंकित करना या अंकन कहलाता है। प्राचीन भारतीय शास्त्रीय कला पूर्णतः रेखा प्रधान कही जा सकती है। रेखा दो बिंदुओं या दो सीमाओं के बीच की दूरी को, जो बहुत सूक्ष्म होती है, उसे रेखा कहते हैं। अतः रेखा को हम चित्रकार के भाव का प्राचीनतम आविष्कार तथा कलाकार की अभिव्यक्ति का मूल आधार भी मान सकते हैं, क्योंकि एक कलाकार रेखाओं के माध्यम से ही अपने विचारों को, अपने भावनाओं को तूलिका के माध्यम से चित्र पट पर अंकित करता है। यही उसकी भाषा होती है। प्रकृति में हमें रेखा कहीं भी दृष्टिगत नहीं होती है। एक यह भी जानने योग्य बात है कि प्रकृति में कहीं भी हमें रेखा दिखलाई नहीं देती है। जो भी, अगर वो हमें आभास होता भी है रेखा का, तो वह लाइट और शेड के द्वारा होता है। अगर हम देखते हैं कि एक तरफ लाइट हो और दूसरी तरफ डार्क हो, तो स्वतः ही बीच में एक रेखा का आभास होने लगता है। तो वैसे ही कलाकार ने अपनी सुविधा के लिए ही रेखा को आविष्कृत किया है। रेखा की परिभाषा: रेखा दो बिंदुओं या दो सीमाओं के बीच का विस्तार है और कई बिंदुओं के जुड़ाव या बिंदुओं के पंक्तिबद्ध समूह से रेखा बनती है। यहाँ आधुनिक ज्यामितीय में रेखा के सरल रेखा का ही अर्थ ग्रहण किया जाता है, परंतु कला के संदर्भ में अनेक प्रकार की रेखाएं अपना अस्तित्व रखती हैं। यहाँ रेखा न खींची जाने पर भी उनके मध्य रेखीय प्रभाव आ जाता है। ऐसी रेखाएं अनुभूत रेखाएं, फील्ड लाइन कहलाती हैं। जैसे हम कोई बिंदु डिसाइड करते हैं, एक बिंदु क और दूसरा बिंदु ख और तीसरा बिंदु ग, तो सिर्फ यह पॉइंट लगा देने से, बिंदु लगा देने से, इनके मध्य एक रेखीय प्रभाव, आभासीय लाइन, वो हमें महसूस होने लगता है। तो यही इसमें कहा गया है। आगे देखिए, रेखाओं का वर्गीकरण। इसमें रेखाओं का वर्गीकरण के अंकन पे इसमें दो प्रकार के रेखाओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला औपचारिक रेखा, इसको फॉर्मल लाइन कहते हैं। दूसरा है अनौपचारिक रेखा, इनफॉर्मल लाइंस। तो आइए देखते हैं औपचारिक रेखा, फॉर्मल लाइन। ये ज्यामितीय रेखाएं, ज्योमेट्रिकल लाइंस होती हैं, एवं स्थापत्य, आर्किटेक्चरल की रेखाएं जो यंत्रों के माध्यम से खींची जाती हैं, उन्हें हम औपचारिक रेखाओं के नाम से जानते हैं। जो यंत्रों के माध्यम से या स्थापत्य कला में, भवन निर्माण कला में इन रेखाओं का प्रयोग ज़्यादा होता है। इन रेखाओं का उद्देश्य उपयोगी रूपाकारों का निर्माण करना होता है, जो उपयोग में आते हैं। दूसरा है अनौपचारिक रेखाएं, इनफॉर्मल लाइंस, हाथ से खींची गई रेखाएं। यह रेखाएं हाथ से खींची जाती हैं, फ्री ड्राइंग। तो इन्हें अनौपचारिक, वैयक्तिक, पर्सनल या विविधता, वेरिएबल लिए हुए होती हैं,
क्योंकि ये हाथ से खींची जाती हैं, किसी भी डायरेक्शन में कहीं से भी ये घुमावदार लहरदार रूप में होती हैं। तो यह रेखाएं अत्यंत कोमल, शक्तिशाली, पुष्ट व गतिपूर्ण, लहरदार तथा टेढ़ी भी हो सकती हैं, मोटी भी हो सकती हैं, बारीक भी हो सकती हैं, तीखी भी हो सकती हैं, आदि अनेक प्रकार की भी हो सकती हैं। तो हाथ से खींची गई ये रेखाएं भावों को व्यक्त करती हैं, जो कि प्रवाह पूर्ण ढंग से खींची गई होती हैं। इस प्रकार ये रेखाएं अपने आप में एक विशेष चारित्रिक विशेषता रखती हैं। आगे देखते हैं रेखाओं का प्रभाव। इसके लिए देखिए हम यहाँ आते हैं रेखाओं के प्रभाव और उनके महत्व। ये दूसरा टॉपिक है यहाँ पे, रेखाओं का महत्व, दोनों को एक साथ देखते हैं हम। तो इसमें हम रेखाओं का जो है के और कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सीधी खड़ी रेखा, इसे वर्टिकल लाइन कहते हैं। सीधी खड़ी रेखा ऊंचाई की प्रतीक होती हैं। यह ऊपर से नीचे की तरफ होता है या नीचे से ऊपर की तरफ होता है। जैसे खंभे खड़े होते हैं, तो ये सीधी खड़ी रेखा हम कह सकते हैं। जो हमारे मन में उच्चता, महत्वाकांक्षा, दृढ़ता, गौरव, स्थिरता एवं शाश्वतता का अनुभूति जागृत हमारे मन में शाश्वतता का जागृत अनुभूति कराती हैं। दूसरा है सीधी पड़ी रेखा, हॉरिजेंटल लाइन। इसे हम क्षितिज लाइन के नाम से भी जानते हैं। यह रेखा क्षितिज के समानांतर सीधी पड़ी रेखा होती हैं, जो लंबवत रेखा को आधार प्रदान करती हैं। जो लंबवत रेखा है, ये इस रेखा को एक आधार प्रदान करती है। अतः यह रेखाएं मानसिक शांति, विश्राम, निष्क्रियता, संतुलन, स्थिरता, मौन आदि भावों को व्यक्त करती हैं। अगला है टॉपिक तिरछी अथवा कर्णवत रेखाएं, डायगोनल लाइन। ये रेखाएं अंतराल में तिरछी व आड़ी खींची जाती हैं। जैसे ये देखिए, ये तिरछा खींचा गया है, अतः कर्णवत रेखाएं कहलाती हैं, तिरछी खींची जाती हैं इसलिए। जैसे दौड़ने की स्थिति, नृत्य, खेल कूद आदि के समय हाथ व पैरों की स्थिति कर्णवत हो जाती है। डांस करते समय एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, या हम कोई गेम खेलते हैं तो उस समय भी ऐसी स्थिति आ जाती है, तो वहाँ पे यह रेखाएं प्रयोग में आती हैं। अगला है कोणीय रेखाएं। कोणीय रेखाएं, एंगल्स, ये एक डायरेक्शन से आते हुए ये एक पॉइंट से ये घूम जाती हैं, यहाँ पे कोण बनाती हैं ये। तो ये रेखाएं शीघ्रता से दिशा परिवर्तित करती हैं। वे रेखाएं कोणीय रेखाएं कहलाती हैं। ये असुरक्षा, अस्पष्टता, व्याकुलता, संघर्ष, क्षणिकता की घोतक होती हैं। पांचवा देखते हैं एक पुंजीय रेखा, रेडियल लाइंस। प्रकृति की सुंदरता, फलों फूलों से लदे वृक्षों की सुंदरता को इसी प्रकार की रेखाओं द्वारा दर्शाया जा सकता है। ये रेखाएं शोभा, प्रसार, स्वच्छंदता व अभिलाषा आदि भावों को व्यक्त करती हैं। देखिए यहाँ पे एक पुंज, एक बिंदु है, वहाँ से चारों दिशाओं की तरफ लाइन निकलते हुए दिखलाए गए हैं, तो इसे एक पुंज के रूप में ये चारों तरफ लाइन निकल रहे हैं, इसको एक पुंजीय रेखा के नाम से जानते हैं। अगला है चक्राकार रेखा, स्पाइरल लाइन। ये देखिए यहाँ पे स्पाइरल ऐसे जलेबी की तरह ये ऐसे घुमा हुआ है, तो इसको स्पाइरल लाइन करते हैं। वृत्ताकार एवं कुंडली के रूप में ये, और सर्पाकार, जैसे सर्प बैठता है कुंडली मार के, तो इससे भी व्यक्त किया जा सकता है रेखाओं को समझने के लिए उदाहरण के रूप में। तो ऐसी रेखाएं जो वृत्ताकार, कुंडलित या सर्पाकार रेखा या चक्राकार रेखाओं के अंतर्गत आती हैं, ये रेखाएं गति, उत्तेजना, वृद्धि, शक्ति, निरंतरता व पूर्णता आदि भावों को व्यक्त करती हैं। अगला है प्रवाही रेखा, रिदमिक लाइंस या रिदम।
लयात्मक और प्रवाह युक्त रेखाएं, जैसे नदी की प्रवाह, जैसे यहाँ पे हमने जिग जैग ऊपर नीचे ऐसे प्रवाहमय रेखा यहाँ पे मैंने खींच के दिखाया है। तो नदी भी ऐसे ही चलती है, उसका कोई एक डायरेक्शन ऐसे हो सकता है यहाँ पे इस तरीके से। तो लयात्मक नदी में लयात्मक रेखा का आभास होता है, अतः यह रेखाएं गति को या माधुर्य और लावण्य आदि भावों को दर्शाती हैं। अगला यहाँ पे हम देखेंगे रेखा के प्रयोग अथवा उनका रेखांकन। रेखांकन, रेखा द्वारा जब कोई अर्थपूर्ण अंकन किया जाता है तो वह रेखांकन कहलाता है। रेखा अपने आप में संपूर्ण होती है, अतः अन्य कला के तत्वों के बिना भी वह अपनी अभिव्यक्ति में संपूर्ण है। संपूर्ण सृष्टि रेखा के अंतर्गत समा सकती है, यही रेखांकन है। हम एक छोटे से पेपर पे, ये कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि हम एक इतने से छोटे से पेपर पे भी रेखाओं के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि को दर्शा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी इसमें एक क्षमता होती है। रेखाओं के माध्यम से हम बहुत बड़े वस्तु को, बहुत बड़े एक अपने विचारों को एक छोटे से पेपर पे दर्शाना, यह हम दर्शा सकते हैं। तो रेखांकन में प्रयुक्त रेखा रूप के बाह्य स्वरूप को ही नहीं, उसके संपूर्ण आंतरिक बनावट को भी व्यक्त करती है। जिस प्रकार रेखा के विभिन्न प्रकार हैं, उसी प्रकार रेखांकन के भी विभिन्न प्रकार हैं, जो निम्नलिखित हैं। रेखांकन के प्रकार, ये 7वां पॉइंट हम देखते हैं। रेखांकन के प्रकार, इसमें है स्वतंत्र रेखांकन, फ्री ड्राइंग। किसी वस्तु को देखने के पश्चात मस्तिष्क पर पड़ने वाला जो प्रभाव है, उससे उत्पन्न हुआ जो रेखांकन है, या उससे उत्पन्न हुए रेखांकन को जब एक चित्रकार अपने ड्राइंग पेपर पे बनाता है, तो वह रेखांकन स्वतंत्र रेखांकन कहलाता है। यह रेखांकन एक चित्रकार और दूसरे चित्रकार का अलग अलग हो सकता है। दूसरा है स्मृति रेखांकन, मेमोरी ड्राइंग। स्मृति रेखांकन के अंतर्गत किसी आकृति को पूर्ण परिचित रूप बिना देखे यथावत ज्यों का त्यों चित्रण करना होता है, जो स्मृति के आधार पर बनाया जाता है। जैसे कोई कविता या कोई कहानी को हम पढ़ के उसके ऊपर जो चित्रण करते हैं, तो वह स्मृति चित्रण के रूप में ही आता है। या हम कहीं घूमने गए हैं, वहाँ का कोई दृश्य अच्छा लगा, फिर मैं घर वापस आके उस दृश्य को बनाता हूँ, तो वह भी स्मृति चित्रण कहलाता है। लेकिन जो कविता कहानी के ऊपर होगा वह पूर्व नियोजित होगा, पहले से लिखी गई चीज़ों के ऊपर होगा। और जो हम स्वतः कहीं घूम के आते हैं, कहीं देख के आते हैं, तो वह पूर्व नियोजित नहीं होता है, वह प्रकृति में रहता है, उसका हम चित्रण करते हैं स्मृति के रूप में। प्रतिरूपात्मक रेखा, रिप्रेजेंटेशनल ड्राइंग, इसमें जैसा हम देखते हैं वैसा ही बनाने का प्रयत्न करते हैं। यह रेखांकन दृष्टांत चित्रों में उपयोगी है। इसमें रेखाओं की सहायता से छाया, प्रकाश, दूरी, निकटता का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। प्रतिरूपात्मक मतलब कहने का अर्थ यहाँ पे, कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि जैसा हमें दिखलाई देता है वैसा ही हूबहू बनाने का हम प्रयास करते हैं। प्रतिरूपात्मक रेखा के नाम से जाना जाता है। यांत्रिक रेखांकन, मैकेनिकल ड्राइंग, इस प्रकार की रेखाएं यंत्रों की सहायता से नपी तुली होती हैं। इनका कलात्मक प्रभाव नहीं होता, इनका प्रयोग केवल रूप के निर्माण में सहायता लेना होता है। 5वां है सीमांत रेखांकन, कंटूर ड्राइंग। प्रकृति में अथवा वस्तु में अपनी कोई रेखा नहीं होती है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि प्रकृति में अथवा वस्तु में अपनी कोई रेखा नहीं होती है, बल्कि प्रकाश व अंधकार के कारण रेखा का हमें आभास होता है, नियमन होता है, लेकिन ये केवल आकार बोधक रेखाएं होती हैं। सांकेतिक रेखांकन, गेस्टर ड्राइंग, यह प्रत्यक्ष चित्रण की ही एक विधा है। चित्रभूमि पर अंतराल एवं वस्तु के आयतन को जानने मात्र के लिए इस अंकन पद्धति का सहारा लिया जाता है। सांकेतिक
जैसे हम कोई मैप बनाते हैं या कोई नक्शा है, उसमें देखिए कैसे पहाड़ को या झरने को, रोड को, रेल लाइन को कैसे सांकेतिक भाषा में उसको बनाया जाता है रेखा के माध्यम से। तो यही कहने का तात्पर्य है। प्रकृति रेखांकन, इसके अंतर्गत पुष्प, पत्र तथा फल आदि की विशेषताओं का अंकन किया जाता है। पत्रों को ताज़ा तथा सुखाकर, एक फूल फल को काट कर भी अंकन करना चाहिए। इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सूखे पत्तों अगर हम उसका ड्राइंग करते हैं, रेखांकन करते हैं, तो वह भाव सूखे पत्ते का आना चाहिए, या अभी पेड़ से तोड़ के लाया गया पत्ता है तो उसमें वो फ्रेशनेस रहना चाहिए। कोई फल है जैसे आम है, तो हम ड्राइंग अगर हम पेंसिल में भी ड्राइंग करते हैं तो उसे देख कर ये आभास होना चाहिए कि यह आम कच्चा है या पका हुआ है, सिर्फ बिना कलर किए, सिर्फ पेंसिल ड्राइंग में। तो ये भाव लाना बहुत ही सराहनीय बात है। और कभी कभी कोई फल हम काट के भी उसको कोई भी फल हो या कोई सब्जियां हो, उसे काट के भी हम उसका ड्राइंग बनाते हैं, तो हम उसके बाहरी जो आवरण है उसके साथ साथ उसके अंतः जो उसके अंदर का सतह है उसका भी हम स्टडी करते हैं। तो वस्तु रेखांकन, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, वस्तुओं के समूह को सामने रखकर उसका रेखांकन तथा परिप्रेक्ष्य का अंकन। इसे हम स्टिल लाइफ भी कर सकते हैं। वस्तुओं को सामने रखकर आप कोई भी वस्तुओं को, चाहे वो सब्जी हो, चाहे आपके घर का कोई बर्तन हो, उसे आप एक जगह संयोजित करें। इसी को कंपोजिशन कहा जाता है। उसको इस तरीके से रखना है कि वह बिखरे हुए प्रतीत न हो। ऐसे रखें, ऐसा रखा हो मानो प्रतीत होते हो कि वह देखने में उसका एक कलात्मक स्थिति समझ में आए। तो उस तरीके से भी हम उसको संयोजित करके उसका हम रेखांकन करते हैं और उसमें पेंसिल के द्वारा लाइट एंड शेड दिखाने का प्रयास करते हैं। और तब जा कर के जब हम पेंसिल में पारंगत हासिल कर लेते हैं, तब हम उसी को कलर के माध्यम से भी व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। तो आज के इस वीडियो में रेखा का जो टॉपिक था वह समाप्त हुआ। और आप सभी को नमस्कार।